नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहने वाला है लिथियम के ऊपर। लिथियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, और इसके बारे में हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लिथियम से रिलेटेड क्या क्या सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें लिथियम के बारे में पता होने चाहिए, ताकि हम एग्जाम्स में अगर लिथियम से रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाता है तो हम उसका आंसर करेक्टली सेलेक्ट कर पाए। राइट, चलिए शुरू करते हैं लिथियम के बारे में। ठीक है, लिथियम के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि लिथियम जो है एक मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। कौन सी ड्रग है? मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो लिथियम है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? पहली बार। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो यूज शुरू हुआ एज अ मेडिसिन 1949 में शुरू हुआ। किसने किया? तो जॉन कैट नाम के व्यक्ति थे, जॉन कैट। उन्होंने इसको शुरू किया, लिथियम थेरेपी को, एज अ ट्रीटमेंट इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसने शुरू किया लिथियम को एज अ मेडिसिन इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो जॉन कैट नाम के एक व्यक्ति ने 1949 में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। और ये कौन सी ड्रग है? ये मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। अच्छा, इस ड्रग को कौन सी कंडीशन में देते हैं? तो बीएडी में देते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में देते हैं। और बाइपोलर की कौन सी स्टेज में देते हैं और यहाँ कौन से एपिसोड में देते हैं? तो मैनिक एपिसोड में देते हैं, या फिर कहाँ देते हैं? मेनिया के अंदर देते हैं। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। जॉन कैट ने पहली बार 1949 में 1949 में लिथियम को इंट्रोड्यूस किया मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एज ए ट्रीटमेंट ऑफ बीएडी के ट्रीटमेंट के रूप में। और बीएडी की कौन सी स्टेज में? बाइपोलर की कौन सी स्टेज में? तो मेनिया की स्टेज में। हम हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो लिथियम जो है वो किस में यूज की जाती है? मेनिया में। और इसकी डीओसी भी है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। ये भी आप याद रखेंगे कि मेनिया के अंदर डीओसी क्या है? तो लिथियम। ठीक है, अब लिथियम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा और जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में कि एक ये एंटी सुसाइडल ड्रग भी है ये। ठीक है, एंटी सुसाइडल, यदि किसी पेशेंट के अंदर टेंडेंसी आ रही है, एंटी सुसाइडल आपको डिप्रेशन के अंदर दिखेगा, लेकिन एंटी सुसाइडल ड्रग के रूप में भी लिथियम को यूज किया जाता है। अच्छा, एंटी सुसाइडल वर्ड आया तो यहाँ पे हम जान लेते हैं एंटी सुसाइडल अगर किसी के अंदर टेंडेंसी है तो हम इसमें 3 तरीके की थेरेपी देते हैं। एक आपका ईसीटी दिया जाता है, ठीक है, एक आपका लिथियम दिया जाता है, और एक ड्रग है क्लोजापाइन। ठीक है, क्लोजापाइन ये भी ड्रग दी जाती है। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि एंटी सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या दिया जा सकता है, तो एक तो ईसीटी दी जा सकती है, लिथियम दी जा सकती है और क्लोजापाइन दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो लिथियम थेरेपी है, इस थेरेपी को देने से पहले, यानी कि ये ट्रीटमेंट अगर कोई फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट इसको शुरू करना चाहता है तो उससे पहले क्या क्या कंसीडरेशन है, यानी कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो हमें उस पेशेंट के अंदर चेक करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे कौन से टेस्ट है, टेस्ट लिख लेते हैं, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनका लिथियम थेरेपी से देने के पहले, यानी कि लिथियम की ड्रग स्टार्ट करने से पहले उस पेशेंट के अंदर हमें देखने होते हैं। ठीक है, पहली चीज है कि आपको पेशेंट का आरएफटी देखना है। बहुत सी जगह पे इसको कैएफटी भी कहते हैं। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। क्यों जरूरी है आरएफटी या केएफटी किसी भी पेशेंट के अंदर लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले? क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कि जो भी लिथियम है, ठीक है, लिथियम का जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, लिथियम का जो फिल्ट्रेशन है और इसका इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन या डिटॉक्सिकेशन, डिटॉक्सिकेशन जो है, यानी कि इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का है। ठीक है, किसका है? किडनी का। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा कि
जो उस व्यक्ति के अंदर हम लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने वाले हैं, क्या उसके अंदर किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं। तो वो हमें किससे पता चलता है, ब्लड टेस्ट से। कौन से ब्लड टेस्ट से पता चलता है, तो एलएफटी और आरएफटी, या फिर इसको केएफटी भी कहते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। उससे हमें पता चलता है कि उस पेशेंट की जो किडनीज है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो पहली चीज आप जो चेक करेंगे वो आप आरएफटी चेक करेंगे। दूसरा, आप उसके अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक कर सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर टेस्ट चेक करते हैं। ये भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको चेक करना होता है, स्पेशली आपको देखना होता है सोडियम। क्या देखना होता है, सोडियम। सोडियम क्यों, क्योंकि हमारी जो किडनी है, ठीक है, हमारी जो किडनी है वो सोडियम और लिथियम, ठीक है, सोडियम और लिथियम को वो एक जैसा समझती है। समझ में आ रहा है, हमारी किडनी जो है वो सोडियम और लिथियम दोनों को एक जैसा समझती है। उसको लगता है कि जो सोडियम एलिमेंट है या लिथियम एलिमेंट है वो दोनों एक जैसा ही है, वो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करती है। सपोज करिए यदि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है कि पेशेंट की ब्लड सीरम के अंदर सोडियम का कम हो जाना। ठीक है, अगर सोडियम लेवल कम है तो किडनी का काम क्या है, अगर सोडियम लेवल कम है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, यानी कि जो यूरिन बना है उसके अंदर जो सोडियम की मात्रा उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी के अंदर वापस ले लेती है, यूरिन के साथ जाने नहीं देती बाहर। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रेमिया है तो उस टाइम पे अगर आपने लिथियम दे दिया पेशेंट को, तो किडनी लिथियम और सोडियम के अंदर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करती, तो वो लिथियम का भी क्या कर लेगी, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगी, वो अपने अंदर वापस ले लेगी। तो इसके कारण पेशेंट के अंदर क्या बढ़ जाती है, लिथियम का जो सीरम लेवल है, ब्लड सीरम लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। हम आगे बात करेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी के बारे में। अभी जान लीजिए कि सोडियम और लिथियम किडनी के लिए सेम कंसीडर करती है वो। तो हमें हाइपोनेट्रीमिया भी चेक करना होता है पेशेंट को लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है उस पेशेंट के अंदर कि क्या उसके अंदर डाययूरेटिक ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा वो पेशेंट। ठीक है, डाययूरेटिक्स, सपोज करिए कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव केस है, हाइपरटेंशन का मरीज है, यदि वो डाययूरेटिक्स ले रहा है, ठीक है, अगर वो अपनी बॉडी में डाययूरेटिक्स ले रहा है तो डाययूरेटिक्स के साथ क्या होता है, सोडियम जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जहां जहां सोडियम पानी बाहर जाएगा उसके साथ साथ सोडियम भी बाहर जाता है। ये हमें पता है, सोडियम इज अ हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो अगर डाययूरेटिक, अगर कोई ड्रग ले रहा है पेशेंट हाइपरटेंशन की वजह से, अगर डाययूरेटिक ले रहा है तो उसके साथ साथ बाहर क्या जा रहा है, सोडियम भी बाहर जा रहा है। अगर सोडियम बाहर जाएगा तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया होगा तो बॉडी लिथियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगी, किडनी जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेगी, तो उससे भी क्या हो सकता है, लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो हमें चेक करना है कि क्या पेशेंट हाइपरटेंशन की कोई डाययूरेटिक्स तो नहीं ले रहा है, किसी प्रकार की डाययूरेटिक थेरेपी के अंदर तो नहीं है, ये भी आप चेक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप खास करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आप एक यूएसजी करा सकते हैं उस पेशेंट का। ठीक है, यूएसजी में भी स्पेशली किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, केयूबी करके जो हमारी यूएसजी होती है उसको, यानी कि क्या उसकी किडनी, उसका यूरेटर और उसका ब्लैडर उस पेशेंट का फंक्शनिंग है या नहीं, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर उसमें भी अगर कोई माल फॉर्मेशन होगा किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में, तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या देखेंगे आप, तो आप उस पेशेंट के अंदर थायराइड प्रोफाइल कराएंगे। क्या कराएंगे, थायराइड प्रोफाइल। अच्छा, थायराइड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या करेंगे, तो T3 देखेंगे, T4 देखेंगे और क्या देखेंगे, TSH देखेंगे। क्यों, क्योंकि जब लिथियम को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, यदि लिथियम थेरेपी को जब लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाता है तो वो एक कंडीशन डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कोस करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म को वो कोस करता है। इसीलिए आपको थायराइड प्रोफाइल का पता होना जरूरी है। सपोज करिए कोई पेशेंट ऑलरेडी हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, अगर आपने लॉन्ग टर्म तक अगर लिथियम थेरेपी दे दी, लिथियम ड्रग दे दी, तो पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म को और एग्रेशन मिलता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन और वर्सन हो सकती है। तो इसलिए आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड प्रोफाइल कराना जरूरी है कि उसके थायराइड फंक्शंस अच्छे से हैं या नहीं है। तो आरएफटी देखेंगे आप,
ठीक है, कि उसके अंदर किडनी जो है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि फिल्ट्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो आपकी किडनी ही करती है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में स्पेशली सोडियम देखेंगे, क्योंकि किडनी जो है वो आपकी सोडियम और लिथियम में कोई डिफरेंशिएट नहीं करती, उसको एक जैसा समझती है। अगर हाइपोनेट्रीमिया का केस है तो लिथियम टॉक्सिसिटी, क्योंकि लिथियम रीअब्सॉर्ब कर लेगा और उससे उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। डायरेटिक्स अगर कोई टेबलेट ले रहा है, अगर कोई हाइपरटेंशन में डायरेटिक्स ले रहा है तो उसके साथ साथ सोडियम भी बाहर जाता है डायूरेसिस में। तो सोडियम जब बाहर जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन डेवलप होगी, और हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन डेवलप होगी तो लिथियम वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा किडनी से और लिथियम टॉक्सिसिटी करेगा। यूएसजी कराना है आपको, कौन सा यूएसजी कर सकते हैं? केयूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर का आप टेस्ट करा सकते हैं कि उसका किडनी का जो एनाटॉमी है वो अच्छा है या नहीं, फंक्शनिंग अच्छा है या नहीं। नेक्स्ट हम थायराइड प्रोफाइल कराएंगे हाइपोथायराइडिज्म को देखने के लिए, क्योंकि जो हमारा लिथियम है वो लॉन्ग टर्म यूज करने पे हाइपोथायराइडिज्म को कॉज करता है। देखिए इसके हर लाइन में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसकी हर एक लाइन को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लिथियम थेरेपी है उसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो जो उसका ट्रीटमेंट देने का तरीका है वो क्या है। देखिए जो लिथियम है वो आपके टैबलेट फॉर्म में भी आती है और आपकी कैप्सूल फॉर्म में भी आती है। ठीक है, वो आपकी टैबलेट फॉर्म में भी आती है और कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, यानी कि वो आपके 300 mg के कंपोजिशन में भी आती है और आपके 400 mg के कंपोजिशन में भी आती है। ठीक है, 300 mg और 400 mg के कंपोजिशन में भी आती है। अच्छा, इसका जो यूजुअल डोज है, यानी कि हम जो यूजुअल डोज देते हैं एक पेशेंट को वो कितना दे सकते हैं, तो वो हम देते हैं इसको 800 mg से लेके मैक्सिमम हम किसी भी पेशेंट के अंदर 1800 mg तक दे सकते हैं। ठीक है, लिथियम जो ड्रग है उसका डोज क्या है, तो उसका अच्छा पहला था कंपोजिशन, यानी कि वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आती है। 300 mg में भी आती है, 400 mg में भी आती है। ठीक है, अच्छा उसको मैक्सिमम डोज कितना दिया जा सकता है, ठीक है, मतलब यूजुअल डोज। यूजुअल डोज इसका क्या है, तो इसका यूजुअल डोज जो है वो 800 mg से 1800 mg तक दिया जा सकता है। 800 mg टू 1800 mg तक उसको डोज दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जो पीक लेवल है, यानी कि ये तो इसका यूजुअल डोज है, और उसका जो पीक लेवल हम रीच करते हैं थेराप्यूटिक पीक लेवल जो आता है आपका, उस ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट का पीक आता है वो आपका 1800 mg पे आता है। ठीक है, उसका पीक असर यानी कि उसका उच्चतम स्तर दवाई के कहां पे देखने को मिलता है, हमको 1800 mg के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट का तरीका कि ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। 300 mg और 400 mg में इसका कंपोजिशन आता है, मैक्सिमम उसको 800 mg टू 1800 mg पर डे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उस पेशेंट का। अब हम देखेंगे कि इसका थेराप्यूटिक लेवल क्या है। ठीक है, यानी कि ब्लड सीरम के अंदर उस पेशेंट को क्या लेवल रहे, थेराप्यूटिक लेवल लिथियम का ऐसा कौन सा ब्लड सीरम लेवल रहे कि वो उसको जो जिस मकसद से हमने दिया है, जिस तरीके से हम जिस वजह से हमने उसको दिया है कि वो उसकी बीमारी को ठीक करे, मेनिया कंडीशन को ठीक करे, तो वो लेवल क्या है, तो उसका जो लेवल है दैट इज 0.62 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या है, 0.62 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका थेराप्यूटिक लेवल है। बहुत सी बार इसको पॉइंट कहीं किसी बुक्स के अंदर ये 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट भी लिखा गया है, लेकिन अगर इसका एवरेज देखेंगे आप तो 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका थेराप्यूटिक लेवल है। ठीक है, इसके बाद एक आता है प्रोफाइलेक्टिक लेवल। क्या आता है, प्रोफाइलेक्टिक लेवल। प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या है, देखिए किसी पेशेंट की हम कोई ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो उसको हम आजीवन तो देंगे नहीं, है ना, पूरी लाइफ तो वो उस ड्रग को लेगा नहीं, लेकिन हमें उस मेनिया को वापस से डेवलप ना हो, रीडेवलप ना हो, मेनिया का एपिसोड फिर से ना आए, इसके लिए हमें इसका एक मेंटेनेंस डोज चला के रखना होता है, यानी कि फिर से मेनिया ना आए उसके लिए हम एक प्रोफाइलेक्सिस लेके चले, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चले, उस लेवल को हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक लेवल। तो आप उस डोज को तो दे देंगे जब तक आपका ये थेराप्यूटिक लेवल अचीव हो जाएगा और आपका जो गोल था मेनिया एपिसोड्स को
बंद करना, अगर वो बंद हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिक डोज पे आ जाएंगे, प्रोफाइलेक्टिक लेवल पे आ जाएंगे कि अब हम इस डोज को कंटिन्यू करेंगे उसकी लाइफ में, ताकि फिर से उसको लाइफ में मेनिया का एपिसोड ना आए। तो प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या है, प्रोफाइलेक्टिक लेवल जो है दैट इज 0.4 टू 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या है, 0.4 टू 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका प्रोफाइलेक्टिक लेवल है। यानी कि इस लेवल के ऊपर पेशेंट को हम मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, इसी लेवल पे उसका डोज हम मेंटेन करके रखेंगे, ताकि उस पेशेंट को फ्यूचर के अंदर कभी भी फिर से मेनिया का एपिसोड ना आए। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा प्रोफाइलेक्टिक लेवल। थेराप्यूटिक लेवल, टैबलेट किस कंपोजिशन में आती है, यूजुअल डोज हम कितना दे सकते हैं, उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि किस तरीके से काम करती है कि मेनिया ठीक हो जाता है। क्या कहते हैं उस चीज को, हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यानी कि ये ऐसा क्या करती है बॉडी में जाके कि उसका हम मेनिया जो है उसको ठीक हो जाता है। देखिए, हमने मेनिया के अंदर बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनकी मात्रा बढ़ने की वजह से किसी भी पेशेंट के अंदर मेनिया आता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से थे, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। इनके लेवल में इंक्रीज होने की वजह से किसी भी पेशेंट के अंदर मेनिया डेवलप होता है। तो जो आपका लिथियम है वो क्या कम करता है, ये डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन, ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को कम करेगा। ठीक है, ये आपके डोपामिन को कम करेगा, डोपामिन को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और क्या करेगा, ये सेरोटोनिन को इंक्रीज करेगा, ये याद रखना, सेरोटोनिन को इंक्रीज करेगा। और किसको इंक्रीज करेगा, तो एक और हार्मोन होता है गाबा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन को कम करेगा, डोपामिन को कम करेगा, लेकिन सेरोटोनिन को बढ़ाएगा और गाबा को बढ़ाएगा। ये याद रखना है, ये मत ध्यान में रखिएगा कि ये सेरोटोनिन को भी कम करता होगा। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है, उसको तो ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन को कम करता है, डोपामिन को भी कम करता है, लेकिन सेरोटोनिन को बढ़ाता है और गाबा को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये ड्रग बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट लाती है, क्या इफेक्ट लाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग, उस दवाई का इफेक्ट क्या है बॉडी में, जिससे कि इस पेशेंट के अंदर मेनिया ठीक होता है। तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं, डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन को भी कम करेगा, सेरोटोनिन को बढ़ाएगा और गाबा को बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ड्रग जो है वो किसी भी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है और फिर उसके जो मेनिया कंडीशन है वो इस तरीके से उसके अंदर इफेक्ट लाकर, इन हार्मोन्स को इफेक्ट में लाकर और किसी भी पेशेंट के अंदर मेनिया जो है उसको कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉक्सिसिटी के बारे में। हमने थेराप्यूटिक बता दिया, अब हम बात करेंगे जहर की। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहर, राइट, यानी कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां जाके जो आपकी ड्रग दवा की तरह काम करनी चाहिए थी उस जगह पे वो जहर की तरह काम करने लग जाएगी उस बॉडी के अंदर। तो याद रखेंगे, जो टॉक्सिसिटी का लेवल है दैट इज 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, कितने लेवल से ज्यादा, 1.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर ज्यादा है तो किसी भी पेशेंट को हम कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है लिथियम की। ठीक है, अच्छा, किसी भी पेशेंट के अंदर अब लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स जो आते हैं वो क्या आएंगे, प्राइमरी सिम्टम्स एक तो होगा एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद होगा नोजिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वॉमिटिंग। ठीक है, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं, किसके, लिथियम टॉक्सिसिटी के प्राइमरी सिम्टम्स में क्या आता है,
एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? और सिम्टम्स आ सकते हैं आपके ट्रेमर्स डेवलप हो सकते हैं किसी, ठीक है, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, स्लर्ड स्पीच। और पेशेंट के अंदर क्या आ सकता है? स्लर्ड स्पीच, ट्रेमर, हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, ये सब माइल्ड सिम्टम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी सिम्टम्स क्या है, तो वो आपके हैं एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर्स, स्लर्ड स्पीच। लेकिन प्राइमरी सिम्टम्स तो ये तीन है। ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, दीज आर द थ्री प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। यदि कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है और अगर उसके अंदर ये तीन सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसको भूख नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इसको ट्रेमर हो सकते हैं, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, यानी कि बोलने में उसकी जीभ लड़खड़ा है, उस तरीके से भी उसके अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। किसके अंदर? लिथियम टॉक्सिसिटी के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होना ब्लड सीरम लेवल के अंदर। किसके अंदर? ब्लड सीरम लेवल। ब्लड सीरम लेवल के अंदर 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है, तो इसके अंदर पेशेंट के अंदर प्राइमरी सिम्टम्स एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर, स्लर्ड स्पीच, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं लिथियम टॉक्सिसिटी डेवलप होने पे। ब्लड सीरम लेवल में 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होने पर आपको ये देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि अगर पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई है ना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है, नो एंटीडोट, कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि इसको देते ही उसके जो सिम्टम्स आए वो रिवर्स हो जाए, यानी कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। कौन सा? 0.9% नॉर्मल सलाइन। कौन सा देंगे? 0.9% नॉर्मल सलाइन, ये हम इसको देंगे। आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। इससे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे कि इससे उसका यूरिनेशन बढ़ेगा, यूरिन बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि उसका यूरिनेशन जो है वो बढ़ेगा। यूरिनेशन बढ़ने से क्या होगा कि पेशेंट को जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और एक लास्ट तरीका क्या है, अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो डायलिसिस। ठीक है, दिस इज द लास्ट ऑप्शन कि लिथियम टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है, डायलिसिस की हेल्प से जो उसका टॉक्सिक एलिमेंट है उसको हम बाहर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। ठीक है, पहली बात, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। आईवी फ्लूइड दे सकते हैं हम, नॉर्मल सलाइन देंगे जिससे उसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका टॉक्सिसिटी कम किया जाए। नहीं, अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या देंगे? डायलिसिस शुरू करेंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम ये ड्रग नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम लिथियम थेरेपी को नहीं दे सकते। तो पहली कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में देने के बाद वो फिटस के अंदर माल फॉर्मेशन करता है। माल फॉर्मेशन इन फिटस, यानी कि उस महिला का जो अंदर फिटस है, ठीक है, जो भ्रूण है, उसके अंदर माल फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं। दूसरा, हम लैक्टेशन में भी नहीं देते हैं। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी हम नहीं देते हैं क्योंकि इसके जो टॉक्सिक एजेंट हैं वो मिल्क के साथ मिलकर, मदर मिल्क के साथ मिलकर बच्चे में जा सकते हैं और बच्चे के अंदर भी ये टॉक्सिक इफेक्ट ला सकता है। तो हम एक तो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं और एक हम लैक्टेशन में नहीं देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो थेरेपी दे रहे हैं उस टाइम पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ठीक है,
किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस, यानी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर लिथियम थेरेपी चल रही है। पहली बात तो ये है कि इस ड्रग को हमेशा खाने के बाद देना है, आफ्टर मील। कब देंगे? आफ्टर मील देंगे, यानी क्योंकि क्या है कि ये ड्रग जो होती है उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। बिटर टेस्ट की वजह से फिर खाना पेशेंट जो है वो नहीं खा पाता है, इसलिए हमेशा इसको आफ्टर मील प्रिफर किया जाता है कि खाने के बाद इसको देना है। नेक्स्ट, आपकी जो उस पेशेंट की डाइट रहेगी वो उसके अंदर जो सोडियम की मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, यानी कि अच्छे लेवल में सोडियम वो खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही है, अगर हाइपोनेट्रेमिया हुआ, हाइपोनेट्रेमिया होने की वजह से किडनी लिथियम को सोडियम की तरह कंसीडर करेगी और उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, तो लिथियम टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए सोडियम की मात्रा जो है उसकी डाइट के अंदर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, एडिक्वेट लेवल होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट लेवल में उसकी डाइट के अंदर सोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि अगर सपोज करिए उसका ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। ब्लड सैंपल लेते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है। ब्लड सैंपल आप तभी लेंगे उसके लास्ट डोज से, लास्ट डोज से कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। कितने टाइम का गैप होना चाहिए? 10 से 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आप सपोज करिए किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो ब्लड सैंपल लेने से पहले उसने जो लास्ट डोज ली थी अपनी, उससे कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप मेंटेन रखना है, तब ही आपकी जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट आएगी। क्योंकि इसका जो सीरम लेवल है वो आने में, सीरम लेवल तक उस ड्रग को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने ब्लड का सीरम ले लिया 10 से 12 घंटे पहले, तो जो उसने लास्ट डोज ली थी उसका जो लेवल है वो उसमें नहीं आएगा, तो आपकी रिपोर्ट जो होगी, जो सैंपलिंग है वो गलत हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पेशेंट से पूछना है, या अगर पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है तो रिलेटिव से पूछना है कि इन्होंने लास्ट डोज रात को या दिन में लास्ट डोज कब ली थी, ठीक है। अगर वो सुबह में आपके पास सैंपलिंग करने के लिए आ रहा है तो आपको पेशेंट से, रिलेटिव से पूछना है या पेशेंट से पूछना है कि जो उन्होंने जो लास्ट बार गोली खाई थी वो कितनी बजे रात को खाई थी, तब आप कैलकुलेट करेंगे। और 10 से 12 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए, उससे पहले अगर आप करेंगे तो इफेक्टिव सैंपलिंग नहीं होगी, ठीक है। और कब कब इसको रिपीटेड सैंपल करते हैं? तो एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में हमें उसका लेवल चेक करना होता है, सीरम लेवल टू बी चेक। सीरम लेवल हर 15 दिन में आपको चेक करना है। तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि खाने के बाद देनी है, सोडियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए उसके खाने में, ब्लड सैंपल लास्ट डोज से 10 से 12 घंटे के गैप होना मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि सीरम लेवल को वहां तक पहुंचने में उतना समय लगता है। और 15 दिन का मिनिमम, हर 15 दिन में आप ब्लड सैंपलिंग करेंगे उसका सीरम लेवल चेक करने के लिए, जब तक उसकी थेरेपी चल रही है तब तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिथियम थेरेपी, लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम का डोज क्या है, किस फॉर्म में आती है, कहां कहां हम नहीं दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, ब्लड सैंपलिंग कब करते हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और उसे टंग पर ले लीजिए इस टॉपिक, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और इससे हर बार सवाल पूछे गए हैं, और ये बेस्ट टॉपिक है। लिथियम हमेशा से ही चॉइस रही है एग्जामिनर की, लिथियम से सवाल पूछने की। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करेंगे और इस टॉपिक को आप बहुत बाय हार्ट कर लेंगे इस टॉपिक को, ताकि आपका अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, ठीक है, तो आपका गलत ना हो। और हमने मेक श्योर किया है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ आज के टॉपिक में हमने कवर किया है, इससे बाहर शायद लिथियम से कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन घुमा फिरा के सवाल इन्हीं कुछ पॉइंट्स में से आने वाला है जिसको हमने डिस्कस किया है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपको एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।